तालियों की गूंज इनकी शुरू से ही पहचान रही है। समा हो चाहे शादी ब्याह का, घर में जन्मे बच्चे का समा हो, या फिर नए घर के नजराने के तौर पर खुशी में बजती तालियां, या फिर आप कहें कि ट्रैफिक सिग्नल पर रुकी गाड़ियों से भीख ना मांगने पर गुस्से में पटकती हुई भी तालियां। लेकिन आज स्थिति बदल चुकी है, समय बदल चुका है और स्थिति के बदलने के साथ साथ आज ट्रांसजेंडर्स ने भी अपनी एक अलग काबिलियत हासिल कर एक नया मुकाम हासिल किया है। हम हमेशा से देखते हैं कि हमारे समाज में, खासकर एक पुरुष प्रधान देश इसे हमेशा से कहा जाता है, लेकिन आज स्टीरियोटाइप्स को तोड़ने की कोशिश भी लगातार की जा रही है। आज जो मेल और फीमेल्स में डिस्पैरिटीज़ हैं उनको ख़त्म किए जाने की कोशिश करिए व्हेन इट कम्स टू ट्रांसजेंडर्स। तो आप खुद ही देख सकते हैं कि इनसे जुड़ा हुआ ज़िंदगी का संघर्ष अभी आगे और लंबा कितना चलना बाकी है। हमने हमेशा से देखा है कि हमारे समाज में मेल और फीमेल्स इन दोनों की फांस में फंसे हमारी जो ट्रांसजेंडर्स हैं, इनका जो स्ट्रगल है शुरू से ही बहुत ज़्यादा मुश्किल वाला रहा है। लेकिन आज सिचुएशन ऐसी है कि मेन स्ट्रीम में आकर ये अपनी खास जो है एक इमेज बना चुके हैं, एक खास मुकाम हासिल कर चुके हैं और आज इनका काम बोलता है और इनकी जो काबिलियत है वो भी बोलती है। 5x7 के एक छोटे से मकान में रहकर एक बहुत ही साधारण सा जीवन जीने वाली आज हमारे साथ एक बहुत ही खास शख्सियत मौजूद हैं। मैं हमारे व्यूवर्स को, हमारे दर्शकों को उनसे मिलवाना चाहूँगी और उनकी एक अनटोल्ड जो स्टोरी है वो आप सभी के समक्ष रखना चाहूँगी। आइए स्वागत करते हैं MX धनंजय चौहान जी का। बहुत बहुत स्वागत है जस्ट हिंदी में। और मैं तो सबसे पहले आपसे ये कहना चाहूँगी कि इतना अच्छा मौका है नया साल का, और नए साल में हमारा ये जो शो है रियल लाइफ अनटोल्ड स्टोरी का पहला एपिसोड, जिसमें आज आप हमारी ख़ास मेहमान बनकर आई हैं। आपने अपना इतना कीमती वक्त हमें दिया है और उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतना समय मेरे लिए निकाला, बिकॉज़ ट्रांसजेंडर के लिए अमूमन माना जाता है कि लोग इतना ध्यान नहीं देते हैं, वो हाशिए पे धकेले हुए लोगों की नज़र उतना वहाँ तक जाती नहीं है। लेकिन आपके द्वारा, आपके चैनल के माध्यम से हमारी ज़िंदगी को दर्शकों तक पहुंचाने का काम बहुत ही सराहनीय काम है। मैं ये भी आपसे कहना चाहूँगी कि आप एक ट्रांसजेंडर हैं, आप वुमेन हैं, और ऐसे में ये मैं इस वजह से आपको नहीं लेकर आई हूँ अपने प्रोग्राम में। आपका जो एक काम है, आपकी जो एक काबिलियत है, आपका जो एक नाम है, आपका ये जो एक असाधारण व्यक्तित्व है ना, उसकी वजह से आप मेरे इस प्रोग्राम में हैं। मैं जो भी कर पाई हूँ थोड़ा बहुत, मतलब समुद्र तो बहुत बड़ा होता है ना, उसमें एक बूंद भी अगर मैं अपना कंट्रीब्यूट कर सकूँ तो मेरे लिए मरते हुए शर्म की बात नहीं रहेगी कि मैं मरते हुए ये शर्म महसूस करूं कि मैं इस दुनिया में आई हूं और कुछ करके नहीं गई हूं। तो अब मैं खुशी खुशी मर सकती हूं जीवन से। इस निर्वाण जैसे बोलते हैं ना कि निर्वाण होंगी। हम लोग इस गार्डन में, बुद्धा जापानीज़ गार्डन में है, वहाँ बुद्धा की काफ़ी सारी स्मृतियाँ लगाई गई हैं। तो हम जब निर्वाण करते हैं, इस दुनिया से जाते हैं, तो अपनी स्मृतियों को लेके हमने इस दुनिया को क्या दिया है। सिर्फ इस दुनिया में आए हैं, खाया पिया सोया, जो हमारी इंद्रियां उनको शांत किया, बच्चे पैदा किए और बच्चों द्वारा धकेले भी गए बाहर। फिर भी हम लोग इस दुनिया से जब जाते हैं तो कुछ करके नहीं जाते। तो समाज के प्रति जो मेरी जो ड्यूटी बनती है, हम लोग हमेशा मानव अधिकारों की बात करते हैं ना, तो ड्यूटीज़ भी बनती हैं जो हमारे अधिकार के साथ साथ ड्यूटीज़ होती हैं। तो मेरी ड्यूटी ये है कि मैं अपने साथ साथ जो मेरे भाई बंधु हैं, सिर्फ ट्रांस बहन या ट्रांस पुरुष नहीं और लोग भी हैं, उनको भी मैं अपने साथ में रखूं। उनके जो दुख तकलीफ़ हैं, मैं कुछ किसी को दे तो नहीं सकती हूं, लेकिन उनका हाथ पकड़ के एक सहानुभूति तो रख सकती हूँ, कि एम्पैथेटिकल अप्रोच तो अपना ही सकती हूँ। डेफिनेटली। और क्योंकि देखिए नया साल है और एक बहुत सी नई उम्मीदें हम सबके अंदर कहीं ना कहीं हैं, और मैं चाहूँगी कि अभी तक आप जिस उम्मीद के साथ और जिस कहें एक पूरे एक सहज एक जो आप स्ट्रगल लेकर अभी तक इतना आगे तक चली हैं, ये नया साल आपका ठीक वैसे ही हो और आपकी जितनी भी उम्मीदें हैं, जितने भी आपके सपने हैं, वो सब के सब पूरे हों, ये मेरी भगवान से दुआ है। मैं भी सभी दर्शकों के लिए जो मेरे चाहने वाले हैं, मुझे देख रहे हैं अभी आपके माध्यम से, मैं सबके लिए परमात्मा से यही दुआ करती हूँ, वाहिगुरु जी से यही दुआ करती हूँ कि सबकी झोलियाँ खुशियों से भर दें
और जो उनकी उम्मीदें हैं, जो जो उनके भाई बंधु हैं जिनके लिए वो प्रेम मोहब्बत, ये जो भाईचारा सारी दुनिया में ये फैले, जो हमारी नफ़रत के लिए कोई जगह ना हो। मैं यही दुआ करती कि सब लोग अपने बच्चों वाले हैं, सबको खुशियाँ दे परमात्मा। बहुत संयमित हैं धनंजय जी, इतने ज़्यादा सहज इनका भाव है, इतना ज़्यादा हम्बल जेस्चर है, और सबसे अच्छी बात आपकी बातें इतनी ज़्यादा रोचक, सुनने में आपको इतना मज़ा आता है। यू नो देयर इज़ सो मच कामनेस इन योर एवरी वर्ड। आपको सुनने में बड़ा मज़ा आएगा, एंड आई एम वेरी श्योर कि हमारे दर्शक भी आपको सुनेंगे, आपकी इस अनटोल्ड स्टोरी को सुनेंगे। सो डेफिनेटली उनको उन लोगों को खासकर एक ऐसा मार्ग जो है वो ज़रूर मिलेगा, जो शायद सोचते हैं कि ज़िंदगी में शायद कुछ अब रह नहीं गया है, आगे लाइफ समझ में नहीं आ रही है, कहाँ को जाएं। एक नई दिशा जो है वो आपकी इस अनकही स्टोरी से उनको ज़रूर मिलेगी। मैं कहूँगी कि जैसे नदी बहुत थपेड़े खाते हुए बहती हैं, जी, मेरी ज़िंदगी में वही थपेड़े हैं, लेकिन जब वो समुद्र में मिलती है तो शांत हो जाती हैं। जी। तो जब एक इंसान का पूरा संघर्ष वाला जीवन रहता है और जब वो अपने गंतव्य स्थान पे जब अपने पहुंच जाता है, वो शांत हो जाता है। डेफिनेटली। लेकिन ठीक है ना, गंतव्य तक भी फिर वही लोग पहुंचते हैं जिनमें एक धैर्य हो, पेशेंस हो, जो आप में भी है। इसीलिए आपकी कहानी बहुत जुदा है। एक साधारण इंसान की एक असाधारण कहानी को ही हमेशा अपने इस प्रोग्राम के माध्यम से हम लाने की कोशिश करते हैं। चलिए आपकी ज़िंदगी को तफसील से समझते हैं। मैं सबसे पहले आपसे यही जानूंगी, आप कैसी हैं, जीवन को आप किस तरीके से एक्सेस कर रही हैं, जीवन में जो कुछ पाया क्या फील करती हैं आप, क्या महसूस करती हैं, सब आपसे जानना चाहेंगे हम। जीवन बहुत सुंदर है। अच्छा। और ये बार बार नहीं आता है, मनुष्य के खासकर जीवन जो है जी। तो जीव इस संसार में, सोल नेवर डाई। राइट। अब वो किसी न किसी जीव में अंदर आता ही है। ये तो थ्योरी अलग तरह की हैं, अलग अलग थ्योरीज हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये जीवन जो मिला है मुझे, उस जीवन को व्यर्थ ना जाना दिया जाए। बहुत कष्ट होता है, बहुत चीज़ें होती हैं, लेकिन खुद भी ये भी सोचते हैं कि सोने को जितना थपेड़ा जाए, जितना ठोका जाए, वो और निखरता है। तो वो निखरता है ना जब इंसान, तो वो अपने जो बेशकीमती जो उसके जो गहने होते हैं वो बन जाते हैं, उसके गले का हार बन जाते हैं। और जब हम लोग कहते हैं ना, सोना जब खदानों में होता है उसकी कीमत नहीं होती, लेकिन जब उसको पॉलिश किया जाता है तो वो गले का हार बन जाता है। तो जब मैं उस ज़िंदगी से पुरानी ज़िंदगी देखती हूँ, लोगों ने जितना भी मुझे डिस्क्रिमिनेट किया, जितना भी भेदभाव किया, लेकिन आज वो गले का हार बन गया। तो अब वो उतार भी नहीं सकते कि इतनी बेशकीमती चीज़ है। संघर्ष से ही सब कुछ होता है। और अब मैं पुराने दिनों को ज़्यादा याद नहीं करती, क्योंकि मैं थैंक्स करती हूँ परमात्मा का, ईश्वर का, कि और लोगों का भी जिन्होंने मेरे साथ भेदभाव किया, डिस्क्रिमिनेशन किया। अगर वो डिस्क्रिमिनेशन ना होता तो आज आपके सामने ना खड़ी होती, मैं भी वही रोजी रोटी में फंसी होती, अपनी ज़िंदगी को कोई ताने बाने में उलझी होती। तो मैं जो पुरानी ज़िंदगी बचपन से लेकर जब हम पैदा होते हैं, पैदा होने के बाद जब हमारा जेंडर डिसाइड कर दिया जाता समाज द्वारा, जैसे एक लड़की की शादी माँ बाप तय कर देते हैं, उसको नहीं पूछते हैं, इसी तरह हमारा जेंडर भी अगर माँ बाप या डॉक्टर तय कर दें कि ये मेल है, ये फीमेल है, लेकिन बाद में हमें खुद भी डिसाइड करना होता है कि, और वो डिसीज़न खुद लेना होता है जब आपको होश आता है कि जब आपको लगता है कि नहीं, मैं गलत शरीर में पैदा हो गया हूँ या गलत जेंडर में पैदा हो गया हूँ, तो खुद का जेंडर भी डिसाइड करना होता है। उसके लिए फिर जब जद्दोजहद शुरू होती, उसके बाद कहानी शुरू होती। जद्दोजहद आपके साथ, ये मेरे ख्याल से जो भी एक ट्रांस उस एक अलग प्रवृत्ति, उस अलग प्रकृति के तीसरे जो एक कहें उसका एक रूप है, उसमें जो पैदा हुआ बच्चा है, मेरे ख्याल से जैसे जैसे उसका समय बीतता जाता है वो शायद इसी स्ट्रगल से आगे गुजरता है। मेरे ख्याल से तो ना, एक जब बच्चे का जन्म होता है उसकी चुनौतियाँ तो शायद वहीं से शुरू हो जाती हैं कि माँ बाप बोल रहे हैं, आसपास बोल रहे हैं, तो उसको रिस्पॉन्स देना है, वो एक चुनौती, चलने फिरने की चुनौती। आपके लिए वो चुनौतियाँ क्या थी जब आपको भी पता चला, आपने खुद महसूस किया कि कुछ तो अलग है मेरे साथ? मुझे लगता है कि तब तो जब हम पैदा होते हैं तो जी। एक आदमी औरत जब पैदा होता है तो ये चिल्लाते हुए तो नहीं आता ना कि मैं आदमी आ गया हूँ या औरत आ गया हूँ। राइट। ठीक है, वो इंसान आता है, शरीर लेकर आता है, लेकिन जब उसका जेंडर, जो उसका निर्धारण किया, लिंग का निर्धारण वो लोग करते हैं, उसका डॉक्टर हो गया, माँ बाप
उसका जेंडर का निर्धारण करते हैं कि ये लड़का है लड़की है। तो जब वो खुद का डिसाइड करता है उसको, अब इस डिसीजन को लेने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए कि आप ऑड चल रहे हैं, आप समाज से अलग चल रहे हैं। तो जब ये ऑड हो जाता है तो फिर बहुत मुश्किलात के समय आते हैं। बचपन में जब 3 साल की उम्र में मैंने अपने आप को आइडेंटिफाई करना शुरू किया कि मैं एक लड़की हूँ, और लेकिन समाज के लोग तो एक्सेप्ट नहीं करते थे, तब से ये संघर्ष शुरू हुआ। और धीरे धीरे ये संघर्ष पहले बहुत, कहते हैं ना कि बहुत मीठा रहा जी। बचपन में होता है ना कि बच्चा है कोई ना, अभी अपना समय के हिसाब से बदल जाएगा, फेज़ होता है एक लाइफ में। बचपन में कोई लड़की कपड़े पहने या लड़के कपड़े पहने, कोई लगता है चलो ठीक है बाद में ठीक हो जाएगा, लेकिन जब ये चीज़ें कोई ठीक होने वाली नहीं है। अभी बहुत सारे ऐसे भी झोला छाप डॉक्टर हैं जो साइकियाट्रिस्ट हैं जो इसको मानते हैं डिसऑर्डर, इसको मानते हैं कि ये उसका जो नर्चर है, जो आसपास का माहौल है, उसके कारण ये बच्चे ऐसे हो जाते हैं। लड़कियों के साथ रहने से लड़की जैसा हो जाता है, लड़कों के साथ रहने से लड़का हो जाता है। बट आप सोचिए कि कोई इंसान चिड़ियाघर में काम करते हुए अगर वो 40 साल की उम्र में रिटायर होता तो वो गुरिल्ला बन के तो नहीं निकलता ना। ये इंसान की एक सहज प्रवृत्ति है, सहज प्रवृत्ति। आप नेचर को नहीं जान सकते। मैं तो ये चैलेंज करती हूँ, इंसान कभी नेचर को नहीं जान सकता। नेचर हाँ, कुदरत अपने रंग से जीत करती है। आज हम लोग जिस मुसीबत में पेंडेमिक से गुजर रहे हैं, हम जितना मर्जी कोशिश कर लें नेचर को कभी हरा नहीं सकते। नेचर अपने विकराल रूप में आती है जब आप नेचर का ध्यान नहीं रखते हो। हम आज परमाणु बम पे बैठे हुए हैं, ठीक है ना, सब देशों के पास परमाणु बम है और आज कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो ये सब चीज़ें किसने की? मैन मेड है, इंसानों ने, कुदरत ने। तो बहुत सुंदर ये आप देखो चारों तरफ प्रकृति है, प्रकृति अपने संगीत में अपने आप को बयां कर रही है। इस कुदरत में अपने आप को उसमें डाल के देखें कि, और ये आई एम नॉट वर्किंग फॉर ट्रांसजेंडर, आई एम वर्किंग फॉर ऑल जेंडर एंड नॉट ओनली ऑल जेंडर बट ऑल्सो ऑल स्पीसीज। इसमें ये सब प्रकृति के हिस्सा है। तो बचपन से जब टॉयलेट वगैरह इन सब चीज़ों की दिक्कत आई कि हम लोग कौन से टॉयलेट में जाएं, मेल में जाएं, हाँ, फीमेल बिल्कुल, में, मैं यहाँ तो पर वही चीज़ों में आ रहे थे कि एक कहीं एक साइकोलॉजिकल आप कह सकते हैं, आप इसे बायोलॉजिकल कह सकते हैं, दोनों तरफ से तो आपको आपकी जो कम्युनिटी है उसको कितना कुछ फेस करना पड़ा होगा। हम उसे भी जानना चाहेंगे, वो चीज़ें कैसी थी आपके साथ, वो चीज़ें कैसी थी? हमारी दिक्कतें एक सबसे बड़ी रहती है एक्सेप्टेंस की। राइट। सबसे बड़ी प्रॉब्लम फैमिली एक्सेप्टेंस। अगर हम लोग सारी दुनिया से जीत जाते हैं लेकिन परिवार से हार जाते हैं, अपने माँ बाप से। समाज से तो हम लोग जीत ही जाएंगे अगर मेरी माँ बाप मेरे साथ खड़े हैं ना, कि मेरा बच्चा है। शेरनी को देखते हैं ना आप जब जंगल में, कि शेरनी, अगर कोई शेर उसको खाने को आता है बच्चों को, शेरनी के बच्चों को, तो शेरनी खड़ी हो जाती है, दहाड़ना शुरू हो जाती है। तो अगर मेरे माँ बाप अगर अपने बच्चों के लिए पॉजिटिव हो जाए, उनको उनका प्रोटेक्शन के लिए खड़े रहें, तो समाज की कोई हिम्मत नहीं पड़ती है। समाज आज एक तरह से ना कठपुतली बन गया है, जिधर पैसा देखा उधर घुस गया। तो यहाँ मुझे लगता है कि हमारी कम्युनिटी को बचपन से ही माँ बाप का सपोर्ट नहीं रहा। राइट। उसके बाद बाहर निकलो तो दरवाजे के बाहर 4 लोग खड़े होते हैं सोसाइटी के, वो आपको, और वो 4 लोग इतने मतलब हैं कि उन 4 लोगों के कारण इतनी प्रॉब्लम होती है। वो 4 लोग कभी ज़िंदगी में कभी आपका साथ नहीं देते। और आप जब हम लोग मरते हैं ना तो 4 लोग ही लेके जाते हैं। राइट। तो ऐसे ही प्रॉब्लम जब स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में बच्चे जो हैं बुली करते हैं, स्कूल में बड़े बच्चे, फिर टीचर्स भी उनका साथ देते हैं और वो चलते रहता। मेरा एडमिशन हुआ स्कूल में तो नहीं, मैं यहाँ पर सबसे पहले आपके माता पिता का रिएक्शन जानना चाहूँगी कि उनका जब उनको भी पता चला, है ना, तो उनका क्या रिएक्शन रहा उस वक्त? उनका किस तरीके का समर्थन रहा, या एक तरीके का बड़ा विरोध जो है वो आपको झेलना पड़ा उनका? नहीं, बचपन में तो विरोध नहीं था, वो एक तरह से इसको खेल समझ रहे थे, या नकारना जिसे हम कह सकते हैं, जिसको हमने एक्सेप्ट नहीं करना है। ठीक है, आप कोई चीज़ आपको कोई चीज़ आपके सामने पड़ी, आप उसको, आप बेशक खतरनाक है, तो आप सोचे नहीं ये तो रस्सी पड़ी है, सांप भी पड़ा तो कहीं ना रस्सी, लेकिन जब काटने लगता है फिर आपको लगता नहीं अरे ये तो सांप था। तो जब बचपन में आप मेरे साथ ऐसा हुआ कि 3 साल की एज में मुझे लगा कि मैं लड़की जैसा अपना व्यवहार शुरू हो गया मेरा। और ये कोई ऐसा फिक्स टाइम नहीं था कि आज के समय, आज के दिन, इतने घड़ी पे मैं अपने आप को लड़की मानना शुरू करूँ। ये तो सहज प्रवृत्ति होती है।
एक प्रोसेस होता है डेवलपमेंट, ह्यूमन एवोल्यूशन होता है। जब इंसान बढ़ता है तो उसके साथ सारे अंग के साथ साथ सोच भी बदलती क्योंकि है। सोच भी हमारे इस बॉडी का हिस्सा एक हिस्सा है डेफिनेटली, उसके साथ वो बढ़ता है, जी। ठीक है ना। तो जब वो बढ़ता है तो मैंने अपने आप को अलग वो लीक से हटके, जब जैसे कोई मर्द और औरत अपनी लीक पे चल रहे होते हैं, राइट। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं उस लकीर से बाहर निकल जाते हैं, हाँ। भटक जाते हैं ना। हाँ हाँ हाँ। उसका भटकना नहीं बोलता, वो कुदरत अपने आप ही ले जाती है उसको, क्योंकि तृतीय प्रकृति का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रहा है। तीसरी प्रकृति, दो प्रकृति, जैसा दिन होता है रात होती तो संध्या भी होती है, और संध्या के बिना दिन और रात नहीं होता नहीं है, होती संधि है। काल। बहुत सही। तो हम संधि काल हैं, मतलब मर्द और औरत का कॉम्बिनेशन। उससे फिर जब आगे हम लोग अलग हो जाते हैं, तो जब अलग होते हैं तो हमें भी नहीं पता लगता कि हम ऐसा क्यों हो गए। हाँ। आपको मैं पूछूं, आप अपने आपको औरत कब मानना शुरू हुआ, आपको नहीं पता। आपके बाल इतने लंबे कब हो गए, आपके नाखून बड़े कब हो गए, किसी को नहीं पता होता। वो सब इंसान एक सहज मुझे प्रवृत्ति ऐसा लगता है कि फिर पुरुष और महिलाएं दोनों के बीच में एक बैलेंस बनाए रखने का काम भी बिल्कुल एक बीच में रहता है, Right. और जो तृतीय वो एक प्रकृति तीसरी प्रकृति का काम करता है, और जो Right. मर्द सत्ता को आईना दिखाने का काम भी ट्रांसजेंडर करते हैं। ट्रांसजेंडर्स ही करते हैं। हाँ, जब से उन्होंने जब से ये 1857 के बाद ब्रिटिश राज आया, क्योंकि वेस्ट में ये थर्ड जेंडर वाला कंसेप्ट नहीं था। राइट राइट राइट। और एंटी ट्राइबल लॉ जब एक्ट बना ये जी। 1871 में, तब हमें अपराधी घोषित कर दिया गया। हाँ। जब अपराधी घोषित, क्योंकि उनके लिए तीसरी प्रकृति तो थर्ड जेंडर था, इसका कोई मायने नहीं था। उनको लगता था ये सब चीज़ें बकवास है, ये सब बायोलॉजिकल सब चीज़ें होती हैं। और जो हमारा लॉ भी रहा वो मतलब थैंक गॉड कि वो जेंडर न्यूट्रल रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो संविधान के फंडामेंटल जो आत्मा है, जो आत्मा है संविधान की, वो हमारे फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज हैं, उसमें इन सब चीज़ का जिक्र नहीं किया। तो उसमें क्या कि भारत का हर नागरिक के मैं भी आती हूँ, उसमें संविधान के सामने सब बराबर हैं। तो ये प्रॉब्लम धीरे धीरे माँ बाप को तो पता होता है ना कि पूत के पाँव पालने में नजर आ जाते हैं, वो उसको इग्नोर करते हैं कि सोसाइटी में अगर हम बताएंगे तो समाज आ जाता है, समाज का रहेगा, रोल रहेगा, समाज एक्सेप्टेंस उनका क्या रहेगा, और उसको हिजड़ा समझेंगे, छक्का समझेंगे, लोग गालियां देंगे, ये सब करेंगे, वो करेंगे। तो वो धीरे धीरे इग्नोर करते रहते हैं। और बाद में जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, स्कूल में जाना शुरू होता है, तो स्कूल में भी क्या है कि स्कूल में जो वॉशरूम है, जैसे यहाँ पर टॉयलेट है, तो मर्द औरत के लिए बनाया, हमारे लिए तो नहीं बनाया गए। तो हम लोग कौन से वाले टॉयलेट में जाएं? तो ये बचपन से हमें रहता है कि, और हम लोग कोशिश करते हैं कि फीमेल वाले में जाएं। आई एम अ ट्रांस वुमन, अगर मैं ट्रांस वुमन हूँ तो मैं फीमेल वाले में जाने की कोशिश करूंगी, लेकिन वहाँ तो जाने नहीं देंगे। अच्छा। और कोई ट्रांस मैन है, वो मेल वाले में जाने की कोशिश करे, लेकिन उसको वहाँ नहीं जाने देंगे। तो ये सब चीज़ें रहती हैं शुरू में। और इसके साथ साथ एक बहुत साइलेंटली, बहुत गुप्त रूप से, बहुत ही चुपचाप तरीके से सेक्सुअल अब्यूज शुरू हो जाता है। और वो कौन करते हैं? आपके आसपास के लोग ही करते हैं, जिसको गुड टच बैड टच बोलते हैं। वो हमारे को टच करना शुरू करेंगे, ये लड़की जैसा है, इसको टच करना शुरू किया। और टच करते करते माँ बाप को तो पता नहीं चलता। आज आप किसी लेकिन बच्चा जिस स्थिति से गुजर रहा है वो वही जानता है। लेकिन बच्चे को उठाते हैं गोद में, आप कोई आदमी बच्चे को, कोई अनजान आदमी बच्चे को उठाता है, गोद में उठा के उसको किस करना है, मेरा बच्चा उसमें किस करता है, तो माँ बाप सोचते हैं वहाँ कितना प्यार कर रहा है। लेकिन उसके अंदर वो कितना प्यार है, वो कौन भेड़िया तो नहीं है, वो आपके बच्चियों पे नजर तो नहीं रख रहा, उसकी इंटेंशंस क्या है। तो ये सब चीजें हमारी ये इन चीजों में, फॉरेन कंट्री में आप किसी के बच्चे को इशारा भी नहीं कर सकते, छोटे बच्चे को जो टीजिंग होती हैं ये सब नहीं कर सकते, ना तो किसी को हाथ मिला सकते, ना किस कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। सो हमारे साथ तो ये हुआ नहीं। जब हमारे साथ सेक्सुअल अब्यूज होना शुरू हुआ तो माँ बाप ने इग्नोर करना शुरू किया। जब हम लोग बात माँ बाप तक पहुंची, माँ बाप ने भी सोचा कि ये तो सब ऐसे ही फालतू में है, चाचा है, भाई है, ये सब थोड़ी करेंगे ये सब चीजें। 7 साल की उम्र में मैंने अपनी माँ को बोला कि माँ मुझे लगता है कि मैं लड़की हूँ। तो माँ ने फिर पापा से बात किया और उन्होंने पंडित से, या माँ ने ये बात समझी नहीं, उनको अजीब सा लगा कि ऐसे कैसे कोई लड़के के शरीर में कोई लड़की हो सकती है। तो उन्होंने ना मेरे पापा से बात की, और पापा ने फिर एक पंडित या तांत्रिक से बात की। तो उन्होंने कहा कि इसके अंदर चुड़ैल आ गई है, और वो चुड़ैल आ गई है और इसके अंदर वो अपनी
जो उसको पजेस करने की कोशिश कर रही है, कब्जा कर रही है। हाँ। और ये औरत तभी अपने आप को महसूस कर रहा है जी, कि जी। इसके अंदर वो चुड़ैल है। अच्छा। तो फिर झड़वाने की कोशिश की, मुझे तांत्रिक के पास मारा, पीटा गया, झाड़ फूक किया गया, मारा, मतलब चिमटे से मारा, तो गर्म चिमटे से मारा मुझे। और जब वो मारते रहे तो फिर मैंने फिर सरेंडर किया और मैंने कहा कि ठीक है, मैं आगे से ये सब नहीं करूँगी, ये फीमेल के कपड़े, फ्रॉक वगैरह नहीं पहनूंगी। तो वो सब टॉर्चर रहा है। अभी भी आप देखिए मद्रास हाई कोर्ट या केरला में भी, हाई कोर्ट में भी ये जेंडर कन्वर्जन थेरेपी पे बैन लगाने की कोशिश है, मतलब हो रही है बात कि जेंडर कन्वर्जन कन्वर्ट नहीं कर सकता किसी का जेंडर। हाँ। कोई भी इंसान अपना जेंडर डिसाइड कर सकता है, माँ बाप का या सोसाइटी का कोई अधिकार नहीं कि उसका जेंडर जो उसने डिसाइड किया उसको कन्वर्ट करके आप उसको जबरन उसी जो आप मान रहे हैं हाँ। उसमें रहने के लिए मजबूर करें। हो सकता है मैं कंफर्टेबल ना हूँ उस बॉडी में। और इसके ये साइंटिफिकली है, हमारा साइकोलॉजिकल सेक्स मतलब ब्रेन और बायोलॉजिकल बॉडी जो हमारे नीचे शरीर, इससे नीचे धड़ के नीचे ये हमारा हार्डवेयर है। राइट, ठीक है, ये हमारा, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये सिर्फ हमारी इंद्रियां हैं जो हमारे चलने फिरने, लेकिन जो कमांड देता है वो तो सुप्रीम कमांडर कौन, ब्रेन है। ब्रेन, राइट। ब्रेन आपको अगर बोला औरत है तो औरत है, वो बॉडी आपको, आप उसे नकार नहीं सकते हैं, फिर बॉडी नकार ही नहीं सकती। मैं कौन होती हूँ, मैं तो वो आत्मा ही है ना, बॉडी नहीं नकार सकती। बॉडी कहेगी कि आप फीमेल है तो फीमेल ही है, वो आप फीमेल की तरह अट्रैक्ट होंगे नहीं। ऐसे ही ट्रांस मैन का अगर उसका ब्रेन मेल मान रहा अपने आप को, तो उनकी बॉडी अगर फीमेल की भी, ब्रेस्ट भी हो, तो आप देखोगे कि मेरा जो पार्टनर था वो हमेशा अपने ब्रेस्ट को छुपा के रखता था, बाइंडर पहनते थे। और बाइंडर इतना, कभी कभी पट्टियां बांधे, वो कहते हैं ना टेप नहीं होती जो प्लास्टिक की टेप होती हैं, चिपक जाती हैं। जी, जी। तो बहुत सारे ट्रांसजेंडर ऐसे भी, ट्रांस मैन ऐसे करते हैं। उनको ऐसा करना क्यों पड़ रहा है, यही तो एक सवाल है। क्योंकि सोसाइटी जजमेंटल होती है कि तू आदमी थोड़ी है, तू तो औरत है। फिर तो वही चीज हो गई ना कि संविधान तो दे दिया गया 15 अप्रैल 2014 को, इम्प्लीमेंट भी कर दिया गया अब, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस में भी है, लेकिन फिर भी उसका फिर असर क्या है, वास्तविकता शायद कुछ और है। इस पर भी हम आपसे बात जरूर करेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पे रुकेंगे, जल्द लौटेंगे, कहीं मत जाइएगा। रियल लाइफ द अनटोल्ड स्टोरी का ये सफर हमारा जारी है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जस्ट हिंदी के बेहद खास प्रोग्राम रियल लाइफ दी अनटोल्ड स्टोरी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। आज बहुत ही खास शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं, MX धनंजया जी, जिनकी ज़िंदगी को आज हम जानने की कोशिश कर रहे हैं और उनकी ज़िंदगी से जुड़े संघर्ष को आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अक्सर हम देखते हैं कि जब भी ज़िंदगी में बहुत मुश्किलें आती हैं तो हमें हमेशा से ही अपने परिवार के साथ भी जूझना पड़ता है, लड़ना पड़ता है, समाज वालों के साथ लड़ना पड़ता है, लेकिन उन दोनों में से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? उन दोनों से लड़ने के बजाय जब हमें खुद से भी लड़ना पड़े ना, तो वो और ज़्यादा सिचुएशन जो है वो टफ हो जाती है। आज की हमारे जो गेस्ट हैं धनंजया जी, उनके साथ भी कुछ ऐसा ही है। मेरे ख्याल से समाज और परिवार से तो आपने संघर्ष किया ही है, लेकिन अपने साथ आपने ज़्यादा संघर्ष किया है। हम इससे पहले उस कहानी को जान रहे थे जिस वक्त आपने अपनी माँ को बताया और माँ ने भी उसे बहुत ज़्यादा शायद गंभीरता से नहीं लिया होगा, है ना? तो मैं अब उस संघर्ष के बारे में जानना चाहूँगी जो वो आपके साथ शुरू हुआ था। देखो, माँ बाप का तो रहता ही है, फैमिली का भी रहता है कि जिस बच्चे को उन्होंने जब उन्होंने देखा कि लड़का पैदा हुआ, लड्डू बांटे पूरे नगर में, पूरे गांव में, लड़का पैदा हुआ, ये हमारे ख़ानदान को आगे बढ़ाएगा। जी, जी। पर जब उनको लगेगा कि 8-10 साल में अगर उनको ये सुनने को मिले या देखने को मिले कि उनका लड़का नहीं वो लड़की है, तो ज़मीन तले जो पैरों तले ज़मीन जो है वो खिसक जाती है। क्योंकि हमारे समाज में एक ना पितृत्मक सत्ता है, जो पितृ पंजाब में सोसाइटी जो है, पंजाब में जैसे कहते हैं बंदा बन जाओ, कोई ये तो नहीं कहता नहीं बंदी बन जाओ। तो सब लोग बंदा ही बनाना चाहते हैं और घर वाले भी चाहते हैं कि बंदा ही बना रहा, बंदा बन जाओ नहीं तो तुम्हें प्रॉब्लम होगी। तो ये सब चीज़ें, ये तो चलो सोसाइटी की प्रॉब्लम, लेकिन खुद की जो प्रॉब्लम है ये जिसको बोलते हैं डिस्फोरिया, खुद की बॉडी से आप शीशे में देखते हो कि मैं वो नहीं हूँ जो ये शीशा दिखा रहा है मुझे। आईने में जब हम अपने को सज धज के बैठते हैं तो लगता है कि हाँ ये मैं हूँ, लेकिन जब हम अपने
जो नॉर्मल जो संसार जो हमें देख रहा है उसी शरीर में देखते हैं तो लगता है नहीं ये मैं नहीं हूँ, और डिस्फोरिया हो जाता है, हमें पैंट पहनने में मजबूर होना पड़ता है। स्कूल में जाते हैं, वो घर आते हैं फटाफट वो कपड़े निकाल देते कि नहीं ये मेरे कपड़े नहीं हैं, मेरा ये जेंडर नहीं जो आप बोल रहे हो। अभी भी कभी कभी अभी तक भी कोई हमें सर बोल देता है तो हमें एकदम से तीर जैसा चुभता है कि सारी ज़िंदगी होगी लड़ते हुए, अभी भी सारी हैं हम लोग फीमेल कपड़े पहनने के बावजूद भी लोग सर बोल देते हैं। यूनिवर्सिटी में कई लोग ऐसे हैं जो सर बोल देते हैं, भैया बोल देते हैं। हमारे घर के आसपास भी कई लोग ऐसे हैं जो भैया बोल देते हैं। तो मुझे अजीब सा लगता है, मैं सोचती हूँ कि ये लोग, इन लोगों को समझाना बहुत मुश्किल है। तो हम अपनी एक दिमाग क्यों ख़राब करें इनके पीछे, वो स्थिति है। लेकिन ऐसा टाइम था जब हमें लोग ऐसा बोलते थे छक्का हिजड़ा, मामू, टेम्पू, परोठा, अच्छा। ये सब, तब अंदर से बहुत दुख होता था, तीर जैसे चुभते थे। और तो एक तो होता है ना कि अपनी बॉडी हमारी कंप्लीट नहीं है या इनकरेक्ट है, और ऊपर से इंसान दूसरा उसको नमक छिड़के तो बहुत दुख होता है। तो ये डिस्फोरिया, एंग्जाइटी, डिप्रेशन ये 12, 13, 14 साल के उम्र में शुरू हो जाता है, जब सेक्सुअलिटी भी सामने आ जाती है। सेक्सुअलिटी हर एक की ज़िंदगी में आती है, सेक्सुअल ओरिएंटेशन जिसको बोलते हैं, कि अट्रैक्शन तो सभी को होता है, और जब अट्रैक्शन होता है तो कोई ना कोई इंसान किसी न किसी की तरफ तो आकर्षित होगा ही। जब हम आकर्षित होते हैं तो हमें बहुत बुरा भला बोला जाता है, और जब वो बहुत सारे डिप्रेशन में चले जाता है। तो मैंने सुसाइड अटैम्प्ट करने की कोशिश की, 9th 10th में बहुत डिप्रेशन में चली गई थी। अटैम्प्ट किया, फिर भी बच गई, फिर ये सिलसिला चलता रहा। 9th 10th में बहुत प्रॉब्लम रही मेरे साथ, क्योंकि तब 13, 14 साल, 15 साल, आप अपनी स्थिति को देखिए कि उस उम्र में जब पीरियड शुरू होते हैं लड़कियों के, तो खुद भी हैरान हो जाती है ये क्या हो गया, अजीब सा हो गया। ऐसे ही ट्रांस वुमेन की या ट्रांस मैन की लाइफ में रहता है, प्रॉब्लम्स हैं। हाँ, उनका जेंडर का मिसमैचिंग है, और फीमेल का तो ये रहता है अपनी बॉडी के अंदर ही प्रॉब्लम है, कि उनको उनका जब मेंस्ट्रुएशन शुरू होता है तो उनको खुद की अपनी हाइजीन वगैरह सब चीज़ों पे बहुत चीज़ें हैं, मतलब ऐसे। इसी तरह जब ट्रांसजेंडर का उनका तो अपना जेंडर और सेक्स जो मिसमैच हो जाता है, उसके कारण जो सोसाइटी के लोग हैं वो दुख देते हैं बहुत सारा, और सेक्सुअल अब्यूज़ के साथ फिर क्या कहते हैं, रेप होना शुरू हो जाते हैं। और रेप होने के बावजूद किसी को बोले जाए, किसी को शिकायत करें, स्कूल में टीचर्स भी नहीं सुनते, वो कहते हैं अपने आप को ठीक कर लो पहले, ऐसे लड़कियों जैसे मत चला करो, ये मत करा करो, वो मत करा करो, लड़के भी नहीं छेड़ेंगे तुम्हें। लेकिन ये सब चीज़ें उनके हिसाब से नहीं बदल सकती हैं, तब वो जानकारियाँ नहीं थी। मेरे साथ ये सब हुआ, ग्रेजुएशन तक होता रहा, लेकिन मैं छुप छुप के ऐसे ही पैंट शर्ट में पढ़ती रही, कोशिश करती रही साड़ी पहनने की, लेकिन मेरे से नहीं हो पाया, क्योंकि उस समय अगर मैं साड़ी पहन लेती तो मुझे फिर घर छोड़ना पड़ता, और सोसाइटी में अगर सोसाइटी निकाल देती फिर मेरे पास एक ही ऑप्शन होता, मैं हिजड़ों में चली जाती। हिजड़ों में चली जाती, आज फिर मैं ये पढ़ी लिखी ना होती, आपके सामने ना बैठी, तो ये सब चीज़ें मैंने फिर अपने कंट्रोल करके, धैर्य जो आप बोल रहे थे, धैर्य जो होता है ना, सहनशीलता, एक बिल्ली होती है ना, वो इंतज़ार करती होती चूहा का मारने का, वो बहुत धैर्य से उसको देखती रहती, जब उसका मौका आता झपट पड़ती। तो मैंने बहुत साल वेट किया, 40 साल पे। अच्छी बात पता क्या है, अच्छी बात ये है कि आपने वो नहीं चूज़ किया जो यूजुअली आपकी कम्युनिटी के लोग चुनते आए हैं, और लोग भी उसी नज़रिए से ही उन्हें अब तक सोचते हैं। भले ही सब कुछ बदल गया हो, स्थिति बदल गई हो, लेकिन अब भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि ये जो कम्युनिटी है ना, इनका काम सिर्फ तालियां बजाना ही है। लेकिन अच्छी बात है कि आपने समाज की तालियों को तालियों को सुना है। बिल्कुल, समाज ने आपके लिए तालियां बजाई हैं। हाँ, वही मैं कहती हूँ हमेशा कि मैंने कभी ताली नहीं बजाई, हमेशा ताली बजवाई है। राइट। तो अच्छा, मैं यहाँ पे मैंने आपका स्कूल का जो समय है वो गुजरा डेफिनेटली एक संघर्ष के साथ, जब आपने यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी से आपने, क्योंकि आप फर्स्ट स्टूडेंट वहाँ की रही, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, और वहाँ पर भी आपका एक अलग स्ट्रगल डेफिनेटली शुरू हुआ होगा। मैंने बहुत से इंटरव्यूज़ देखे, और आपका इंटरव्यू करने से पहले जब आपके बारे में मैंने जाना, तो मैंने वहाँ पर ये भी जाना कि वहाँ पर टॉयलेट्स की भी काफ़ी दिक्कत आई। ये आप कह सकते हैं कि जब वहाँ पर टॉयलेट बनवाया गया, वो भी शायद उसके लिए भी आपने एक संघर्ष किया था, और वो आपकी एक पहली जीत थी। जब मेरा एडमिशन हुआ,
जो हुआ वो इतना आसान तो नहीं था। Right. उसके लिए भी अपने स्पेस बनाना ज़रूरी था, क्योंकि एकदम से एडमिशन लेना मतलब इट्स नॉट इजी, बट उसके लिए मुझे स्ट्रगल करना पड़ा। 2012 से लेकर फिर 14 में जब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई, उसके बाद फिर जो लोकल संस्थाएं थी उनको, यूनिवर्सिटीज़ को लेटर दे दे के फिर थर्ड जेंडर कॉलम ऐड करवाया। एंड जब अपने लिए स्पेस बनाया 2016 में से पहले अपनी एडमिशन, क्योंकि मेरी 45 साल की उम्र हो चुकी थी, 44 जब आपने एडमिशन लिया। यस। और मैंने सोचा कि शायद मैं अब नहीं पढ़ पाऊंगी, मुझे नहीं पढ़ना चाहिए, मुझे दूसरों को जो नए बच्चे हैं 18-20 साल 22 साल उन बच्चों को मौका देना चाहिए। और मैं डेरों में गई, डेरों में जाके मैंने बोला, लेकिन किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। तो फिर मैंने खुद ही एडमिशन लिया। और सबसे पहले जो मुसीबत थी वो टॉयलेट की थी। उसको फिर मैंने लेटर लिख के पंजाब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को लेटर लिखा और उन्होंने माना मेरी बात को, सेपरेट वॉशरूम बनवाया। फ़ीस माफ़ की बाद में 2018 में हम लोग ट्रांसजेंडर की फ़ीस माफ़ हो गई और अभी फ्री एजुकेशन है, एंटी डिस्क्रिमिनेशन सेल बना। सो आई थिंक द फर्स्ट स्ट्रगल इज़ फ्रॉम विद इन कम्युनिटी। जो हमें कम्युनिटी के अंदर स्ट्रगल करना पड़ता है, दैट इज़ द फर्स्ट स्ट्रगल। एंड द सेकेंड स्ट्रगल इज़ सोसाइटी। एंड फिर रादर देन मतलब वो जो बाकी बाद में धीरे धीरे स्ट्रगल्स होता है उनमें से वो निकलता जाता है। जब हम लोग एक रास्ता बना देते हैं ना, वो धीरे धीरे शुरू हो जाता है। जब हम दीवार को खोदना पहली बार मुश्किल होता है, लेकिन जब उसमें छेद हो जाता है तो धीरे धीरे वो छेद और बड़ा होता जाता है। तो ऐसे ही हमने उस भेद जो जिसमें अभेद्य जो था, जिसमें कोई एक मर्द और औरत का जो संसार था, उसमें से अपने, हालांकि पहले से ही था, ऐसा नहीं तो कि ट्रांसजेंडर ऊपर से आ गए, लेकिन धीरे धीरे वो उसमें से अपनी जगह बनाई। पंजाब यूनिवर्सिटी में पहले इतना आसान नहीं था एक्सेप्ट करना, लोगों ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन अपनी जगह बनाई रखी। मुझे सेक्स वर्कर बोला, मुझे लोगों ने बहुत कुछ बोला, डिसऑर्डर बोला, डिफरेंट बोला। आई सेड यस आई एम डिफरेंट बट यू आर सेम, but you are same. And as you said earlier also कि different is always unique. Different always unique. Yeah. उसमें अपनी एक विविधता रहती है। हमारा जो भारतीय संस्कृति रही, भारतीय परंपराएं रही हैं, चाहे किसी भी प्रांत में, किसी भी जगह, विविधता जो डाइवर्सिटी रही है, जेंडर की भी, सेक्सुअलिटी की भी, और भी लैंग्वेजेस की। सो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मेरे सामने फेस करनी पड़ी मुझे यूनिवर्सिटी में। एंड सक्सेसफुली मैंने उनको सबको पार किया। राइट। ललित कलाओं के बारे में भी जानेंगे। आप आर्ट से बहुत जुड़ी हुई हैं। आर्ट की तो जब बात आती है वो तो हम कहेंगे कि आत्मा ही उसके साथ एक जुड़ी होती है, और ये जो संबंध होता है ना वो बहुत गहरा होता है। मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपसे जानना चाहूँगी कि ललित कला की जब बात आती है तो उसमें आपकी जो रुचि है वो कैसे बढ़ी? मुझे थिएटर बहुत पसंद है। अच्छा, और आपने थिएटर किया है? भारतीय संगीत में शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय गायन सब मुझे पसंद है बचपन से ही। मतलब ऐसा नहीं कि मुझे किसी ने सिखाया पकड़ के, कि हमारे घर से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। जी जी जी। तो मैंने संगीत को बहुत, क्योंकि मुझे प्रकृति ने बनाया और मैंने प्रकृति का दामन कभी नहीं छोड़ा। हाँ। और प्रकृति के साथ रही तो प्रकृति ने मेरे अंदर जो सर्वगुण संपन्न जो है, संगीत, गाना बजाना, नाचना, साथ साथ में ललित कलाओं में, आर्ट्स में, थिएटर, मैं थिएटर भी करती रही हूँ। और पेंटिंग भी मुझे पसंद है। मतलब जितना भी कुदरत को समझने की जो चीज़ें हैं, जिस माध्यम है, वो मैं हमेशा से कोशिश करूँ। वो मेरे अंदर शायद वो गुण रहे हैं हमेशा से। वो मतलब हेरिडिटरी तो नहीं कह सकते मैं, वंशानुगत नहीं थे, वंश से नहीं मिली, लेकिन मेरे अंदर वो रही है, खुद ब खुद आई। बिल्कुल, बहुत पसंद है मुझे एक्चुअली ये सब चीज़ें करना, और इससे मुझे सुकून मिलता है। और कथक में भी? यस, मैंने कथक पहले भी सीखा था, अभी भी मैं कंटिन्यू करके उसका रखा। प्राचीन कला केंद्र मेरी जो गुरु हैं समीरा कोसर जी, वो मेरे हैं। और मेरी जो किन्नर, तो आप इतना कुछ काम कर रहे हैं, आपको वक्त मिल जाता है ये सब रियाज करने का, प्रैक्टिस करने का? समय तो निकालना पड़ता है। देखो, जब हम किसी चीज़ में डूबे होते हैं ना, क्योंकि सोशल एजुकेटर हैं आप तो, और एजुकेशन की फील्ड को और ज़्यादा पुख्ता कैसे करना है बच्चों के लिए। आई एम नॉट इन रिवर, आई एम इन ओशन। मैं समुद्र में हूँ, और समुद्र में आपको बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी आपके सामने। आप हर इन चीज़ को छू सकते हो, महसूस कर सकते हो, और वो मैं महसूस करती हूँ। जो चीज़ मुझे लगता है कि मुझे सीखनी चाहिए, मैं वो सीखती हूँ। ताकि वो मैं प्रोफेशनली नहीं सीखती हूँ कि मुझे
स्टेज पे करना है, हाँ, मुझे सुकून वो सिर्फ चाहिए। अपने लिए करना हाँ, है। खुद के लिए। जेंडर भी तो मेरा अपना है ना, या। संगीत मेरा अपना है। जब मैं आपने सब कुछ अभी तक अपने लिए अपने लिए किया तो फिर ये क्यों नहीं? नाचना ठीक है, वो उम्र गई मैं किसी और के लिए नाचूं, लेकिन अपने लिए तो हम नाच सकते हैं ना, डेफिनेटली। और अपने लिए गा सकते And you have a हैं। right. यस, एंड आई डिड इट एंड आई एम स्टिल डूइंग। ये तो अथाह सागर है, इसमें तो आप डुबकी लगाओगे तो उस पार जाओगे। Wow. तो आई लाइक माई लाइफ, मुझे बहुत पसंद है अपनी ज़िंदगी, और मुझे परमात्मा करे हर जन्म में ट्रांसजेंडर बनाए। बिकॉज लोग मुझे कई बार बोलते हैं कि परमात्मा करे तेनू अगला जन्म इदा का ना मिले, इस तरह का जन्म ना मिले, बट मैं कहती हूँ नहीं, मुझे आई लव। अगर आप रिग्रेट नहीं है ना, अगर आप रिपेंटेंट फील नहीं कर रहे हैं तो फिर आपको ये कहने की जरूरत ही नहीं है कि मुझे अगला जन्म किसी और रूप में मिले, No, फीमेल या फीमेल। आप देखो, That's a wonderful thing. दोनों चीज़ें मेरे अंदर हैं। हाँ। मैं एक चीज़ से थोड़ी आप जी रहा दोनों हूँ। का अनुभव पा रहे हैं। Right. ये बहुत प्यारी चीज़ है। अच्छा, सामाजिक हमारे ढांचे में ना ये जो मुद्दा है हमेशा से, लैंगिक वाला जो मुद्दा है, ये हमेशा से महत्वपूर्ण रहा है, और इससे जुड़ी तमाम बातों का जिक्र जो है हम करेंगे, और इससे कुछ जुड़े सवाल जो मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी कि आपके उस नज़रिए को, आपके उस पर्सपेक्टिव को मैं ज़रूर समझना चाहूँगी। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। रियल लाइफ अनटोल्ड स्टोरी का ये सफ़र जारी रहेगा। जाने वालों जरा मुड़ के देखो मुझे, एक इंसान हूँ मैं तुम्हारी तरह, जिसने सबको रचा अपने ही रूप से, उसकी पहचान हूँ मैं तुम्हारी तरह, जाने वालों जरा। वंडरफुल, वंडरफुल। आपने तो ना जैसे माहौल को एक मंत्र मुग्ध कर दिया हो, वैसे ही कर दिया। बहुत अच्छा गाया आपने। ललित कलाओं की इससे पहले हम चर्चा कर रहे थे, और उसका हालांकि आपने एक अलग ढंग से उसे पेश करने की कोशिश की। रफ़ी साहब का ये गाना गाया, बहुत वंडरफुल, बहुत अच्छा लगा आपको सुनकर। सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं रियल लाइफ द अनटोल्ड स्टोरी में। धनंजय जी को आप सुन रहे थे, और हम ब्रेक में जाने से पहले हम एक सवाल का हमने जिक्र किया था, और वो सवाल जो है वो कहीं ना कहीं एक लैंगिक पहचान के साथ जुड़ा हुआ है। व्हाट आई ऑल्सो फील कि हमारी ये जो पेट्रियार्कल सोसाइटी है ना, हम चाहे बहुत बदलाव की बात करें, बट ये सब जो चीज़ें प्रॉब्लम्स है वो सब हमारी यहाँ से कनेक्टेड हैं, है ना। सो जब तक यहाँ से कुछ नहीं बदलता है तो मेरे ख्याल से ग्राउंड लेवल पर भी सबको बदलने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर इंसान को यहीं से बदलने की ज़रूरत है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट लैंगिक पहचान, हम देखते हैं कि शुरू से ही हमारे एक सोसाइटी का, हमारे भारतीय समाज का एक बहुत महत्वपूर्ण का ही विषय रहा है। एंड हम ये भी देखते हैं कि जब बात पुरुष और महिला की आ जाती है, इस हम लोग खुद इतने ज़्यादा कहें हैबिचुअल हो चुके हैं इस चीज़ के, या आप कहें कि अभ्यस्त हो चुके हैं कि हम लैंगिक पहचान को उस नज़रिए से देखते हैं, ये मेल है, ये फीमेल है, राइट, यानी कि एक बाइनरी में ही रहे हैं। लेकिन जब बात फिर थर्ड एक प्रकृति की आ जाती है, कुदरत के एक तीसरे रूप की आ जाती है जिसमें आप वास करते हैं, उसकी एक्सेप्टेंस, उसकी वास्तविकता, दोनों के बीच में आज अंतर बहुत ज़्यादा है। आप बदल रही हैं, समाज को भी बदलने की कोशिश कर रही हैं, उस दिशा में आपका बहुत अच्छा काम है। लेकिन मैं आपके एक रियल पर्सपेक्टिव को यहाँ पर जानना चाहूँगी कि व्हाट इज़ द रियलिटी और व्हाट इज़ द एक्सेप्टेंस वर्ल्ड वाइडली, मैं जानना चाहूँगी। देखिए, एक्सेप्टेंस एक बहुत छोटा सा वर्ड है, स्वीकार्यता। इसको पचाना, इसको स्वीकार करना, स्वीकार्यता को स्वीकार करना एक जो समाज की बड़ी प्रॉब्लम है। हालांकि वी डोंट नीड एनी स्पेशल राइट्स, वी नीड ओनली एक्सेप्टेंस। बहुत बड़ी चीज़ें नहीं है, लेकिन समाज को आप सोचिए, समाज की भी गलती नहीं, क्योंकि ये हमें बचपन से कुछ नहीं सिखाया गया। जेंडर मतलब वो जो रिप्रोडक्शन में पैदा कर सके, लेकिन जो जिनका रुझान प्रोडक्शन में नहीं है, रिप्रोडक्शन में नहीं है, या वो पैदा नहीं करना चाहते हैं, या वो सिर्फ और सिर्फ समाज में एक बैलेंस बनाना चाहते हैं, उनको हाशिए पे धकेला जाता है। जैसे आप देवकी हैं तो मैं यशोदा हूँ, ठीक है ना। कोई देवकी होता है, कोई यशोदा हो, कोई
जन्म देता है, कोई पालनहार है, कोई पालता है। जी। तो इस समाज में हर इंसान की एक बहुत बड़ी भूमिका रहती है जिसको समाज पचा नहीं सकता, क्योंकि हमारे समाज में बच्चे पैदा करना ही सबसे बड़ा एक धर्म माना जाता है। और जब जो इंसान उसको उस धर्म में नहीं है उसको हाशिए पे धकेल दिया जाता है, या उसको या तो हमें लोग महात्मा बोलते हैं, ऊपर सीट पे बिठा देते हैं, या फिर नीच बना देते हैं कि ये लोग गंदे लोग हैं। हमें बराबर का अधिकार नहीं मिलता, हमें बराबर का एक इंसान नहीं समझा जाता है। वो बहुत बड़ी त्रासदी है। ये सिर्फ इंडिया की प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है। दुनिया में ट्रांसजेंडर को एक्सेप्ट किया ही नहीं जाता है। LGBTIQ+ कम्युनिटी है, उसमें लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं मतलब एक्सेप्टेंस फिर भी उनकी नहीं है, लेकिन फिर भी ना, जब तक वो अपनी सेक्सुअलिटी को ना जग जाहिर करें तब तक उनको लोग नहीं पहचानते या उनको एक्सेप्टेंस रहती, जॉब भी मिल जाती, सब कुछ। लेकिन जो ट्रांसजेंडर हैं उनका तो वो विजिबल है, उनकी विजिबिलिटी रहती है, तो उस कारण से समाज में उनके कहीं भी किसी भी जगह उनकी एक्सेप्टेंस नहीं है। वो इंडिया में नहीं, चाहे अमेरिका में हो, चाहे वो यूरोप में हो। मैं यूरोप में गई हूँ कई बारी, और भारत के कई बहुत सारे शहरों में, यूरोप, हर दुनिया भर में घूमी हूँ। तो मुझे लगा कि मुझे हर जगह देखने को मिला कि ट्रांसजेंडर को लेके लोग डर जाते हैं, देख के डर जाते हैं कि ये कौन इंसान है। एलियंस जैसा होता है ना, कोई एलियन समझा जाता, वो इंसान समझा जाता है, एक्सेप्टेंस नहीं है। लेकिन ये हमेशा से भारत में नहीं रहा है। भारत में अगर हम प्राचीन ग्रंथों को खोल के देखें, वेद, पुराण, उपनिषदों में सब जगह हमारी एक्सेप्टेंस रही। हमारे वजूद के बिना महाभारत भी खत्म ना होता। अगर शिखंडी ना होते तो महाभारत का अंत ना होता। और देव और असुरों में जो लड़ाई हुई थी अमृत मंथन के लिए, अमृत के लिए, तब भी भगवान विष्णु है वो मोहिनी रूप में आए थे। अर्जुन जी, सर्वविदित है कि पौरुषत्व ने खोना पड़ा अपना एक अप्सरा के श्राप की वजह से। हर जगह जहाँ पर भी मुसीबत आती है वहाँ ट्रांसजेंडर नजर आते हैं। फिर इतिहास इतना लंबा चौड़ा है। वी ऑल्सो नो कि जो हमारे मुगल शासक की बेगमें हुआ करती थी, उनकी सेवा में जो है किन्नर लगा करते थे, उन्हें सजाने संवारने का काम किया। अब इतना लंबा चौड़ा इतिहास है, लेकिन उसके बावजूद भी आज परिस्थिति ऐसी क्यों है? फिर या फिर हम ये कहें कि सरकार ने तो बहुत कुछ प्रोवाइड करने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ कमी शायद रह गई है कि अभी तक वो जो सोच है वो बदली नहीं है। 150 साल पहले हमें क्रिमिनल घोषित कर दिया गया था, तो अब 150 साल मेरे को लगता हो सकता है इससे कम भी लगे, ज़्यादा भी लग सकते हैं लोगों के माइंडसेट दोबारा से उसको अनलर्न करने में। क्योंकि पहले तो लोग, अब कील ठुक गई सबके दिमाग में कि नहीं, ये तो नहीं, ये इंसान गलत है, ये लोग क्रिमिनल हैं, ये बच्चा चोर हैं, ये भिखारी हैं। ठीक। लेकिन उसको बदलने के लिए अभी हम सभी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को बाहर आना होगा। हमें सभी लोगों को बाहर आके अपनी आइडेंटिटी का हर्षोल्लास मनाना होगा, पढ़ लिख के आगे बढ़ना होगा। और यही एक माध्यम है, लाइक एजुकेशन कैन चेंज वर्ल्ड। अब जैसे मेरी एक्सेप्टेंस किस लिए है? एजुकेशन के कारण। मेरी पहचान किताब है, मेरी पहचान यूनिवर्सिटीज़ है, मेरी पहचान मेरे एक्सपीरियंस है, वो मेरी पहचान है। आपकी पहचान फर्स्ट स्टूडेंट। यस, मैं फर्स्ट ट्रांसजेंडर स्टूडेंट रही हूँ। यस, वो मेरी पहचान है। और मैं खुद कुछ नहीं हूँ, मैं किताब से जुड़ी हूँ। और किताब जब पढ़ते हैं, जब किताब ज्ञान क्या, ब्रह्म ज्ञान क्या होता है? जब हम लोग डिबेट करते हैं, जब डिबेट होता है धर्म शास्त्रों में, हम लोग डिबेट करते हैं, तो डिबेट कहाँ से होता है? किताबों से। ज्ञान की जब गंगा बहती है तो उसी से पहचान बनती है। एक इंसान तो इस दुनिया में पैदा होता, मर जाता है, तो हमारे साथ ज्ञान जाता है। तो मैं अपनी पहचान को बरकरार इसीलिए कर पाई क्योंकि मैं एजुकेशन से, किताबों से जुड़ी रही हूँ। सो आई लव बुक्स। राइट। सो मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि आपने, क्योंकि एक गाने के साथ शुरुआत की थी, मैं भी एक इंसान हूँ, इंसान के रूप में ही फिर तो यही कहेंगे कि काश ऐसा होता कि लोग जो है उस गाने के सही अर्थ को शायद समझ पाते, तो चीज़ें आज आप लोगों के लिए भी काफ़ी बदली हुई होती। मैं ये जानना चाहूँगी कि क्योंकि आपने देखा कि आप कह रहे हैं कि आप क्योंकि एजुकेशन को ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं अपनी कम्युनिटी में भी, और एक सोशल एजुकेटर हैं, कितना सहयोग आपको जो है वो आसपास के लोगों का मिलता है? आपके साथ लोग कितने जुड़े हुए हैं जो आपके साथ जुड़कर वही काम कर रहे हैं जो आपका मकसद है? अभी नंबर बहुत कम है। ओके, लोग कम जुड़ रहे हैं। ठीक, क्योंकि पढ़ाई लिखाई से ही तो पेट नहीं भरता। अगर मैं अभी डबल MA हूँ, मास्टर इन सोशल वर्क, मास्टर इन ह्यूमन राइट्स, ड्यूटी मैंने 2 MA किया है। तो अभी मेरे को तो जॉब
जो मिली वो टेम्परेरी है अभी, ठीक। लेकिन ऐसे हज़ारों लाखों लोग हैं जिनको पढ़ने लिखने के बावजूद भी जॉब नहीं मिली और वो दोबारा से घर वापस ही, मतलब कि वो फिर किन्नरों में या बधाई में चले गए। ठीक, तो ठीक, ठीक। ये सरकार की, सोसाइटी की सबसे बड़ी बात है कि सोसाइटी एक्सेप्ट कर ले एंड सरकार जॉब प्रोवाइड करे। सरकार हर जगह यहाँ पब्लिक प्लेसेस पे थर्ड जेंडर का जो सेपरेट वॉशरूम है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, पॉलिसी बनाए, रिजर्वेशन दे और हमारे जेंडर को रिकॉग्नाइज करवाए और सरकार ऐड दे। इतनी सारी एड्स आती हैं, चाय की, फलाने की, ये वो ऐड आती हैं। ट्रांसजेंडर के बारे में तो कोई ऐड नहीं आती कि सभी को स्वीकार करना, अपने बच्चे को स्वीकार करना आपको, तो ये ऐड तो सरकारी कोई ऐड नहीं आती सरकारी की तरफ से। तो ये आप लोगों को, आप जैसे मीडिया की तरफ से मैं कहूँगी आपके माध्यम से कि सरकारों को भी, केंद्र सरकार, राज्य सरकारों को ये जो ऐड हैं उसमें हमें रखा जाए। एक चाय की ऐड आई थी जिसमें वो ट्रांसजेंडर चाय पिलाती हैं, तो ये ऐसी ऐड तो होनी चाहिए, लेकिन बहुत इंडेलिबल मार्क छोड़ा था उस ऐड ने। और दूसरी बात, मैं प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या मुख्यमंत्रियों से या सभी आदरणीय जो मंत्रीगण हैं उन सब से कहूँगी कि अपने भाषण में वो नर नारी का भी नाम लेते हैं, भाइयों बहनों, और मैं ट्रांस बहनों भाइयों का नाम भी लें, ताकि उनको लगे कि हमारा भी वजूद है, हम लोग भी यहाँ पर खड़े हैं। अगर आप कहोगे कि नर और नारी बस खाली बोलोगे तो उसमें तो हम आते नहीं हैं। फिर तो वही बात हो गई कि सरकार ने राइट्स तो दे दिए, लेकिन वो फिर भी खुद ही इस चीज़ को और आगे लेके जाने की कोशिश कर ही नहीं रहे हैं। मैं सिर्फ अंत में यही कहूँगी और यही उम्मीद भी करती हूँ कि एक बदलाव की जो नींव है ना धनंजय जी, वो आपने रखी है और डेफिनेटली उस नींव को पुख्ता होने में भी और भी समय लगेगा, लेकिन आपकी ओर से जो भी काम किया जा रहा है, आप जो भी संघर्ष कर रही हैं, वो एक नया बदलाव ज़रूर लेकर आएगी, खासकर ट्रांस बच्चों के लिए जिन्हें धुतकार कर घर से बाहर निकाल दिया मेरा जो फोकस है वो ट्रांस बच्चों पे है। स्कूल में ड्रॉप आउट नहीं होने चाहिए, स्कूल में कॉलेज में ड्रॉप आउट नहीं होना चाहिए। और ख़तरा तो मुझे है ही है, क्योंकि मेरी जान को, मेरी लाइफ को मेरे खतरा रहता है, क्योंकि जब कोई रिवोल्ट करता है, जब बगावत करता है किसी चीज़ के, कोई ऐसी चीज़ के खिलाफ, हालांकि किन्नर परंपरा कोई बुरी चीज़ नहीं है ना, वो अपनी परंपराएं हैं, लेकिन कुछ ऐसा सिस्टम बना जो बिजनेस बनता जा रहा है, जो लोग नहीं उसमें सोसाइटी में आना चाहते, उसके खिलाफ एक रिवोल्ट है। उस रिवोल्ट में अगर कोई मेरे को नुकसान भी हो सकता है, कुछ भी, लेकिन फिर भी मैं काम करती रहूँगी, चाहे मेरी जान रहे ना रहे, मैं काम करती रहूँगी। हमारा साथ भी आपको हमेशा रहेगा। आपको कभी भी किसी भी बड़े समर्थन की ज़रूरत हो, हमारे सहयोग की ज़रूरत हो, आप हमसे ज़रूर कॉल कीजिएगा, हमें ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा। एंड वी रियली वांट के एक मुकम्मल जब हासिल करना होता है ना इंसान को, वो जज्बा आप में है, वो धैर्य आप में है, और डेफिनेटली आप अपने समुदाय से इतर, आप कह रही हैं कि सिर्फ अपने समुदाय नहीं, मैं तो हर बच्चों को शिक्षित करना चाहती हूँ। सो उस मकसद में आप ज़रूर कामयाब होंगी। धन्यवाद। ये तो मैं इसके लिए मैं हमेशा आपके लोग आभारी हूँ, और आपका सपोर्ट रहा, सभी मेरे दर्शक हैं, सब मेरे सपोर्ट करेंगे, किसी भी माध्यम से वो सपोर्ट करना चाहें तो वो करें, ताकि मेरा जो एक मुहिम है, मैं अकेली, कहते हैं लाखों ही मुसाफिर चलते हैं, मंजिल पे पहुँचते हैं दो एक। सो हम ये सारी दुनिया, सारी कायनात को बदल नहीं सकते हैं, लेकिन हम अगर अपनी ज़िंदगी में 2-4 लोगों की ज़िंदगी बदल दें, काफ़ी होती हैं। तो मैं आप सभी दर्शकों को कहूँगी कि वो जो भी अपने आसपास के ट्रांसजेंडर बच्चे हैं, अपने आसपास उनको लगता है कोई डिफरेंट है, उनका सपोर्ट करें, उनको एक्सेप्ट करें, उनका मॉरल जो है मोराल आगे बढ़ाएं, उनको पढ़ने में उनका दिक्कत आती है उनको सपोर्ट करें। मैं भी यहाँ काम करें तो मेरे जिस भी माध्यम से वो सपोर्ट करना चाहें, मॉरली सपोर्ट करना चाहें, किसी भी तरह का वो करते रहें, ताकि मैं भी दम खम लेके आगे बढ़ती रहूँ। नहीं तो कहीं वैसे मैं हिम्मत हारने वाली कभी भी नहीं हूँ, अकेली भी चलूँगी तब भी मैं मंजिल पे पहुँच ही जाऊँगी। जी बिल्कुल। लेकिन मेरे साथ जब मैं मेरे मंजिल में पहुँचते हुए रास्ते में पत्थर आऊँगे, मैं पत्थरों को उठाती जाऊँगी और पत्थरों को अपनी झोली में, दुख दर्द में अपने झोली में रखती रहूँगी। आने वाली जनरेशन है वो, उनको ये सब तकलीफ़ें झेलनी नहीं पड़ेंगी। कहते हैं ना कि वो किन्नरों की जो ब्लेसिंग्स होती हैं ना, वो सच साबित होती हैं, वो सही होती हैं, लेकिन हमारी जो ब्लेसिंग्स हैं, दिल से जो हमारी जो ब्लेसिंग्स हैं ना, वो आपके साथ हैं। एंड वी रियली विश कि जो नया साल है आपके लिए सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ लेकर आए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय हमें देने के लिए। मैं सभी दर्शकों को नए साल की बधाई देना चाहती हूँ। सब लोग खुश रहिए, आप सबको मेरी दुआएं हैं।
रियल लाइफ अनटोल्ड स्टोरी में आज के लिए इतना ही, लेकिन आज का हमारा ये एपिसोड आपको कैसा लगा info@justbroadcasting.com पर ज़रूर अपने सुझाव हमें भेजिएगा। और नए साल की एक बार फिर से हमारे जस्ट हिंदी के तमाम दर्शकों को ढेर सारी बधाइयाँ। और वी जस्ट विश के ये जो नया साल है आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी तंदुरुस्ती और बहुत अच्छा स्वास्थ्य आपके जीवन में लेकर आए। फिलहाल लेंगे इजाजत। जस्ट हिंदी की बाकी प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।